नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस लेक्चर में हम एसएससी जेई सिविल 2024 पेपर वन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आज इस लेक्चर में हम 5 जून की मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। जो दोस्त वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी सिविल में 8th रैंक आई थी। इसके अलावा एसएससी जेई 2022 मैंने क्लियर किया हुआ है और गेट मैंने 3 बार क्लियर किया हुआ है। या मेरी सिविल के अंदर रैंक देख सकते हैं। उसके अलावा प्री में मेरे 141 और मेंस के अंदर मेरे 233 मार्क्स थे। मेंस के अंदर मेरी एक्यूरेसी 95.18% थी और प्री के अंदर एक्यूरेसी मेरी 89.31% थी। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। इसके अंदर आपको ये भी पता चलेगा भाई पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। सॉल्यूशन तो आपको पता चल ही जाता है। तो हमारी कोशिश रहेगी भाई, हम सॉल्यूशन तो देखेंगे देखेंगे, साथ साथ ये भी आपको सीखने को मिलेगा पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। कौन से क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, कौन सा आसान था। तो आज का पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इन कंप्रेशन ऑफ ए सिंगल रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट सेक्शन। भाई सिंगल रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का सेक्शन दे रखा है और स्ट्रेस ब्लॉक के रिगार्डिंग आपसे स्टेटमेंट पूछ रखी है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन इज जीरो। जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस एट द एक्सट्रीम फाइबर इज 0.67 एफसीके। जो एक्सट्रीम फाइबर होता है कंप्रेशन वाला, उसके ऊपर कितना बेंडिंग स्ट्रेस होता है। भाई कंक्रीट वाले पे होता है 0.446 एफसीके और जो स्टील का रहता है उस पे कितना रहता है, स्टील पे 0.87 एफवाई। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई और हमसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। और आप इस क्वेश्चन में देखो, इनकरेक्ट को इसने कैपिटल लेटर में हाईलाइट करके ही लिख रखा था कि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। थर्ड स्टेटमेंट, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम द एक्सट्रीम टॉप फाइबर इन कंप्रेशन इज 0.42 x0। जो कंप्रेसिव फोर्स होती है यानी कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेस होती है, उसकी डेप्थ बिल्कुल ऊपर वाले फाइबर से कितनी होती है, 0.42 XU। आपको लीवर आर्म पता है, हम लीवर आर्म कितना लेते हैं, D माइनस 0.42 XU, यही लेते हैं ना। तो तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और ये डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से मेजर करते हैं। इस चीज को ध्यान रख लेना, न्यूट्रल एक्सिस से हम इसको मेजर नहीं करते। फोर्थ स्टेटमेंट, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक इज इक्वल टू 0.36 एफसीके इनटू एक्सयू। जो स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया होता है वो कितना होता है, 0.36 एफसीके इनटू एक्सयू। तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुशल श्रमिक द्वारा प्रतिदिन कार्य की मात्रा के रूप में कार्य करने की क्षमता को डैश कहते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने इस पेपर को अटेम्प्ट किया होगा उसने इसको हिंदी में करके देख लिया। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। मैंने आपको जैसे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, पिछले साल मैंने पेपर को कैसे सोल्व किया था, कैसे करना चाहिए, वे सारी चीज बताई है। तो आप हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी बीच में जब चाहो कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक लेबर एक दिन में कितना काम करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, आउट टर्न। उसको हम क्या बोलते हैं, आउट टर्न, और हिंदी में परिणाम कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग का क्या मतलब है भाई, उसको स्ट्रेंथ जल्दी आ जाएगी, C3S का कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। तो प्री फैब्रिकेशन के अंदर, रोड रिपेयर के अंदर और कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, इन सब के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसिव डैम में इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो बड़े डैम होते हैं उसमें हम कौन सी सीमेंट यूज करते हैं, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं या पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का क्या यूज होता है। तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट कंट्रोल, जो छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। तो अब तक जितने क्वेश्चन आपने देखे बिल्कुल आसान आसान आए होंगे। ये 2024 का जो पेपर है काफी मतलब बाकी ईयर से कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान था और इसी वजह से कट ऑफ हाई चले गई, क्योंकि सीट तो ज्यादा थी। बच्चे भी पिछली बार से 1.5-2 हजार ज्यादा शॉर्ट लिस्ट किए हैं, लेकिन पेपर हल्का सा आसान था। भले ही पेपर आसान हो लेकिन आपको सीखने को इससे बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि आज के दिन देश में जो टॉप लेवल के एग्जाम है, इंजीनियरिंग सर्विस और गेट के बाद एसएससी का एग्जाम ही ऐसा है जो भाई टॉप लेवल का, और बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हेन एन इकोनॉमिकल कनाल क्रॉस सेक्शन इज फॉर्म पार्टली इन कटिंग एंड पार्टली इन फिलिंग सच दैट द क्वांटिटी ऑफ अर्थ इन कटिंग इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ अर्थ इन फिलिंग। भाई आप कनाल बनाने लग रहे हो, कनाल यानी कि नहर हो गई एक टाइप से।
तो जितनी मिट्टी आपको खोदनी पड़ रही है, कटिंग करनी पड़ रही है, उतनी ही आपको फिलिंग में जरूरत है। तो जो डेप्थ ऑफ कटिंग होती है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग डेप्थ। उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग डेप्थ। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं भाई, क्योंकि चारों ऑप्शन सेम सेम से लग रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग डेप्थ। और कैनल, वो कनाल को क्या बोलेंगे? कनाल को हम बोलेंगे इकोनॉमिकल कनाल क्रॉस सेक्शन। कनाल हमारा इकोनॉमिकल हो गया और डेप्थ हमारी क्या हो गई? बैलेंसिंग डेप्थ। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 10 डिग्री 30 मिनट्स। मैग्नेटिक बियरिंग दी हुई है 10 डिग्री 30 मिनट। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कितनी है? 2 डिग्री ईस्ट। आपको पता है ट्रू बियरिंग क्या होती है? ट्रू बियरिंग होती है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। और प्लस का साइन लेते हैं हम जब ईस्ट की तरफ हो, ना माइनस का साइन लेते हैं जब वेस्ट की तरफ हो। तो 2 डिग्री ईस्ट है तो प्लस का साइन लेंगे। ट्रू बियरिंग क्या हो गई? मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, यानी कि 10 डिग्री प्लस 2 डिग्री कितना आ गया? 12 डिग्री आ गया। सीजनल वेरिएशन होने की वजह से जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है वो चेंज होके फ्यूचर में क्या हो गई? वेस्ट की तरफ खिसक गई, 2 डिग्री वेस्ट हो गई। तो अब मैग्नेटिक बियरिंग कितनी होगी? तो फिर से ये बड़ा फॉर्मूला लगा दो आप। मैग्नेटिक बियरिंग, वो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन। अब ये वेस्ट में है तो माइनस 2 डिग्री आ जाएगा। तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन इज इक्वल टू ट्रू बियरिंग प्लस 2, यानी कि 12 प्लस 2 14 डिग्री। और 14 डिग्री का क्या मतलब है? पहले क्वाड्रेंट में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट 14 डिग्री 30 मिनट्स। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो इजिली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन फिर उस बच्चे ने हिंदी में कर रखा है। इसमें कहना क्या चाह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। जो रिवर होती है, रिवर के ऊपर भाई, जैसे अंडर स्लूइस पॉकेट होती है ना, रिवर ट्रेनिंग वर्क में आपने पढ़ी होगी, तो जो उसका करस्ट लेवल होता है, तो करस्ट लेवल की वजह से क्या होगा? वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और वाटर लेवल इंक्रीज होने का क्या फायदा? जो ओप टेकिंग कनाल है वो फुल सप्लाई पे उसको हम पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और दूसरी स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन भी कर रही है। भैया आपने जो करस्ट बना दिया, भैया आपने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, वाटर लेवल जिस वजह से इंक्रीज हो गया, और फिर भाई फुल सप्लाई से पानी उसके अंदर, कनाल के अंदर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द हूप टेंशन डेवलप एट द बेस ऑफ वॉल इन ए रेक्टेंग सर्कुलर वाटर टैंक having a diameter of 12.6 meter and depth of water storage is 4 meter. Take the specific weight of water is 10 kilonewton per meter cube. तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हमने हुप स्ट्रेस पढ़ा होगा ना। हुप स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? हुप स्ट्रेस कह लो उसको, या फिर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कह लो, यानी कि उसके सर्कमफ्रेंस के अलोंग लगता है पीडी अपॉन 2t। पीडी अपॉन 2 टाइम थिकनेस। ये होता है हुप स्ट्रेस किसके अंदर? भाई ये सिलेंड्रिकल वेसल हो गए, सर्कुलर वेसल हो गए, उस टाइप के अंदर। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, उसका फॉर्मूला होता है पीडी अपॉन 4t। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हुप टेंशन। हुप टेंशन पूछा, स्ट्रेस नहीं पूछा, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे पीडी अपॉन 2। पी यानी कि प्रेशर। 4 मीटर हाइट दी हुई तो प्रेशर कितना हो जाएगा? रो जी एच। प्रेशर यही हो जाएगा रो जी एच। प्रेशर कितना हो गया? रो जी एच, यानी कि, और वाटर का वेट कितना दिया हुआ? 10 किलो न्यूटन, यानी कि 10। 4 मीटर हाइट का पानी था, और हाइट कितनी है, और डायमीटर कितना है? ऊप स्ट्रेस क्या होता है? पीडी अपॉन 2t। डायमीटर हमें दिया 12.6 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 252। तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लगाना था और मिनटों में आपका सोल्व हो जाता। बाकी आपको यही करना है। इस वाले क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू करके रख सकते थे, क्योंकि न्यूमेरिकल है। आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। हमें क्या करना है, पहले राउंड में तुरंत देखते ही होने वाले क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रेगुलेटरी साइन। इनमें से कौन सा रेगुलेटरी साइन नहीं है? तो रेगुलेटरी में क्या आते हैं भाई? प्रोहिबिटरी वाले आते हैं, जैसे कि नॉन पार्किंग वाला हो गया, स्पीड लिमिट हो गई, स्टॉप वाला हो गया, ये सब किस में आते हैं? रेगुलेटरी के अंदर। स्लिपरी रोड, स्लिपरी रोड किसका? स्लिपरी रोड है वार्निंग का। पार्किंग साइन, पार्किंग साइन किसका? इन्फॉर्मेशन वाले का। तो याद रखना, पार्किंग वाला है इन्फॉर्मेशन का, नो पार्किंग वाला है रेगुलेटरी का। तो फोर्थ और फिफ्थ हमारा रेगुलेटरी का पार्ट नहीं है। तो अभी तक तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आए हैं। हार्डली भाई 5-10 सेकंड लगती है आपको इन क्वेश्चंस को करने में भाई। पर क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ आरसीसी डज नॉट एक्सपीरियंस मोमेंट रिडक्शन ड्यू टू द मोमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन। भाई इनमें से कौन सा सेक्शन है आरसीसी का जहां पे मोमेंट रिडक्शन नहीं होएगा? तो बीम में हो सकता है, स्लैब में और फ्लैट स्लैब में, इनमें हम मोमेंट रिडक्शन पढ़ते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस स्लैब में मोमेंट रिडक्शन नहीं होता। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं नए टाइप के क्वेश्चन में गणने लग रहा हूँ। तो
आज पहला क्वेश्चन आया है भाई, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है आपने ना पढ़ा हुआ हो या फिर डिफिकल्ट हो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव एन इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस। तो इनकरेक्ट आ गया ना इसमें, तो इस चीज को ध्यान रखना है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, जीपीएस की एप्लीकेशन नहीं है। तो जीपीएस से हम व्हीकल की मूवमेंट पता कर सकते हैं, टाइम पता कर सकते हैं, और जीपीएस की हेल्प से हम मैप भी बना सकते हैं। लेकिन डीप अंडरग्राउंड माइंस के अंदर क्या जीपीएस यूज हो सकता है? जी नहीं। जमीन के अंदर जीपीएस हमारा यूज नहीं हो सकता, मतलब गहराई के अंदर किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर ही जीपीएस काम नहीं करता। तो ये तो अंडरग्राउंड माइन की बात करने लग रहा है, तो थर्ड स्टेटमेंट विल बी wrong. 12th number question. Identify the correct option by considering the given statement with respect to overtaking side distance. ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट, मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस रिक्वायर फॉर सेफ ओवरटेकिंग मनोवर डिपेंड अपॉन द स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है रिएक्शन टाइम और स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, तो बिल्कुल सही बात है। रिएक्शन टाइम हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में 2 सेकंड लेते हैं, और स्किल के ऊपर भी ड्राइवर के डिपेंड करता है। सेकंड स्टेटमेंट, मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस रिक्वायर फॉर द सेफ ओवरटेकिंग डिपेंड अपॉन द ग्रेडियंट ऑफ रोड। जो ओवरटेकिंग के लिए डिस्टेंस चाहिए होता है, क्या वो रोड ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है? तो बिल्कुल सही बात है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। भाई आप नीचे की तरफ, ढलान की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हो तो भाई ओवरटेक आप आसानी से कर पाओगे, और ऊपर की तरफ जाने लग रहे हो चढ़ाई के ऊपर तो ओवरटेक करने में डिफिकल्टी आएगी। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यह आपको पता होना चाहिए, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस ग्रेडियंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर तो हम इस चीज को नहीं पढ़ते, तो कई बच्चों ने ये वाला गलत कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वे मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट रिक्वायर फॉर एस्टेब्लिशिंग ए न्यू स्टेशन। कोई भी नया स्टेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको कितने पॉइंट की जरूरत होती है? तो कम से कम आपको 2 पॉइंट की जरूरत होती है। भाई आप ये बताओगे भाई फलानी वाली बिल्डिंग से इतनी दूरी पे और उस वाली बिल्डिंग से उतनी दूरी पे, ऐसे बता सकते हो ना। किसी भी पॉइंट को अगर आपको बताना हो तो मिनिमम कम से कम आपको कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्टेंसी लिमिट ऑफ सोयल इज इंडिकेट बाय रोलिंग द सोयल इनटू अ थ्रेड ऑफ 3 mm इट बिगन टू क्रम्बल। भाई सोयल का आपने 3 mm का थ्रेड बनाया मिट्टी का, और वो क्रम्बल करने लग गया, तो वो हमें किस चीज के बारे में बताता है? वो हमें प्लास्टिक लिमिट के बारे में बताता है। किसके बारे में? प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, oil of density 800 kg per meter cube is contained in a vessel. Height of water required to develop equivalent hydrostatic pressure as that developed by oil of height 30 meter. भाई ओएल दे रखा है 800 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी का, तो आपको ये बताना है ओएल की, मतलब 30 मीटर ओएल जितना प्रेशर लगाने लग रहा है, कितने मीटर हाइट ऑफ वाटर उतना ही प्रेशर लगाएगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, रो जी एच। तो ओएल कितना प्रेशर लगाएगा? डेंसिटी इसकी 800 मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय 30। दूसरी तरफ क्या आ जाएगा भाई? वाटर की डेंसिटी यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाइट कितनी हो जाएगी पानी की? 8 × 3 यानी कि 24 मीटर। पानी की हमें कितनी हाइट चाहिए? 24 मीटर हाइट चाहिए हमें। पानी की कितनी हाइट चाहिए? 24 मीटर हाइट चाहिए, जो कि 30 मीटर ओएल के बराबर प्रेशर लगाएगी। यानी दोनों का प्रेशर आपको इक्वेट करवा देना था। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मुश्किल से इसमें 5 से 10 सेकंड लगने थे 15 नंबर क्वेश्चन में भी। हाउ डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी विद रिस्पेक्ट टू अल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ए रिबाउंड टेस्ट apparatus मूव विद द मास अटैच टू द स्प्रिंग आफ्टर बाउंसिंग बैक। तो रिबाउंड एम्बर टेस्ट जो हम हार्डनेस के लिए यूज करते हैं, तो इसका कौन सा जो मतलब इसमें पार्ट होता है रिबाउंड हैमर का, वो स्प्रिंग के साथ अटैच होता है और बाउंस बैक करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइडर। नाम से भी पता चलने लग रहा है राइडर, भाई राइड कर रहा है किसी चीज को, तो स्प्रिंग के साथ अटैच करता है और बाउंस बैक करता है। वैसे ये नया क्वेश्चन था, 17 नंबर क्वेश्चन ऐसा था भैया, आप ना भी करते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्या होता है, जो आसान क्वेश्चन होते हैं वे आपको करने होते हैं, जो मुश्किल क्वेश्चन है वो आप छोड़ सकते हो क्योंकि वे किसी को नहीं आते। अगला क्वेश्चन, भाई मैच ऑफ द फॉलोइंग का है। स्कीमिंग टैंक, स्कीमिंग टैंक हम किसके लिए करते हैं? ऑयल और ग्रीस के लिए।
तो जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करने के लिए। फिर आता है डेट्रिटस टैंक। डेट्रिटस टैंक किसका पार्ट होता है? जो ग्रिड चैम्बर होता है उसके अंदर जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल सेटल हो जाते हैं और छोटे पार्टिकल यानी ग्रिड चैम्बर की मॉडिफिकेशन क्या होती है? डेट्रिटस टैंक होती है। ये हम बिल्कुल पढ़ते हैं उसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर के अंदर। तो डेट्रिटस टैंक किसके लिए? फाइन पार्टिकल्स के लिए, 2 का बी ऑप्शन। और स्क्रीन किसके लिए? स्क्रीन यानी कि जो जाली होती है वो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following tool is used to check the difference in cross level और सुपर एलिवेशन यानी हाईवे। हाईवे के अंदर जो सुपर एलिवेशन को चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैंट बोर्ड का। हम किसका यूज करेंगे? कैंट बोर्ड का। सुपर एलिवेशन के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? कैंट बोर्ड का। जो कोई भी नया क्वेश्चन आए आपको याद कर लेना है। बाकी इजी क्वेश्चन नहीं था, ये भी देखते ही होने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, select the option that is appropriate regarding the following two statement labeled assertion and reasoning। तो assertion पढ़ते हैं पहले। The season when crop are grown by the beginning of southwest monsoon and harvested in autumn is called as खरीफ सीजन। बारिश के सीजन में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको कौन सी फसल बोलते हैं? खरीफ सीजन। वो खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, जो गर्मी में होती है वे खरीफ क्रॉप्स और सर्दी वाली रबी क्रॉप्स। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। खरीफ सीजन वेरीज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो ये तो सर्दी का मौसम लिख दिया इसने, ये किसका टाइम बता दिया? रबी का। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर ए रेक्टेंगुलर कॉलम क्रॉस सेक्शन ऑफ साइज 4x2 मीटर। 4x2 का कॉलम दिया हुआ है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द कोर ऑफ द सेक्शन इज ए स्क्वायर ऑफ साइज 0.6 मीटर। तो जो इसका कोर रीजन होगा, कोर क्या लो या कर्ण क्या लो, तो वो क्या होता है? सर्कल के अंदर तो डाया बाय 4 उसका साइज होता है, और रेक्टेंगल के अंदर कितना होता है? लेंथ डिवाइड बाय 3। और ये क्या कहने लग रहा है? स्क्वायर होएगा भाई, एक 4 मीटर है एक 2 मीटर, जो इसका कर्ण बनेगा वो भी स्क्वायर बनेगा। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट, द लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर एक्सियल कंप्रेसिव लोड इज 1 मीटर मेजर्ड फ्रॉम सीजी ऑफ द क्रॉस सेक्शन फॉर नोट टू हैविंग द टेंसाइल स्ट्रेस इन द सेक्शन। भाई जो इसेंट्रिसिटी है इसकी वो कितनी होएगी? 1 मीटर होएगी फ्रॉम द सीजी। तो चेक करें कितनी होएगी। क्या बताया मैंने? d/3, यानी कि जो इसका साइज है डिवाइड बाय 3। तो 4/3 यानी कि 1.33 मीटर, और 2/3 यानी कि 0.66 मीटर। तो ज्यादा बड़ा कौन सा? 1.33। तो इसेंट्रिसिटी कितनी हो सकती है? 1.33 डिवाइड बाय 2 यानी कि 0.66 के आसपास इसेंट्रिसिटी हो सकती है। और ये क्या कहने लग रहा है? 1 मीटर की इसेंट्रिसिटी। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत। तीसरी स्टेटमेंट में क्या है भाई? जो पॉइंट लोड है सेंटर के अंदर रोम्बस बनेगा, तो बिल्कुल सही बात है। और उसका डायगोनल का जो साइज कितना होगा? 1.33 इंटू 0.66। तो बिल्कुल सही बात है। तो कोई भी इसके अंदर टेंशन डेवलप नहीं होएगा। थर्ड स्टेटमेंट सही है। आपको याद रखना जो सेंटर का रीजन होता है वो क्या होता है? उसको हम कर्ण बोलते हैं। वहां पे फोर्स लगाओगे तो कोई भी टेंशन डेवलप नहीं होगा। सर्कल में d/4 और रेक्टेंगल में d/3। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेयरकेस क्लासिफिकेशन इज द स्टेयर स्लैब सपोर्टेड पैरेलल टू द राइजर एट 2 और 4 लोकेशन causing the slab to bend longitudinally between the support। तो ऐसी कौन सी भाई हमारी स्टेयरकेस होती है जिसके अंदर जो स्टेयर की स्लैब होती है राइजर के पैरेलल रहती है 2 या उससे ज्यादा लोकेशन पे? तो उस वाली स्लैब, उसको स्टेयर केस को हम बोलते हैं स्टेयर स्लैब स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली। वो कौन सी स्टेयर स्लैब होती है? स्टेयर स्लैब स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली। 22 का 1 ऑप्शन। तो ये वाला भी हम नए टाइप का क्वेश्चन कह सकते हैं भाई, आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को भी अगर आप छोड़ देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने देनी। और मेंस के अंदर तो नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक है, प्री में तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है। तो स्टेयर स्लैब स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली ऐसी स्टेयर स्लैब होती है इसके अंदर जो राइजर के पैरेलल होती है, यानी कि एकदम वर्टिकल टाइप से होती है 2-3 लोकेशन पे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो एक्सप्लेन द टर्म स्किड एक्सपीरियंस बाय द व्हीकल। स्किड का क्या मतलब होता है? स्किड का मतलब होता है जैसे भाई गाड़ी के आपने ब्रेक लगा दिए तो क्या होता है? पहिया तो जाम हो जाता है लेकिन गाड़ी आपकी आगे चलती रहती है।
तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम स्किड बोलते हैं। यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट तो ज्यादा होती है और सर्कुम्फरेंशियल मूवमेंट कम होती है। और एक होता है स्लिप, एक होता है स्किड। जैसे अचानक से गाड़ी ब्रेक लगाती है तो क्या करेगी, स्किड करेगी, पहिया जाम हो जाएगा, लेकिन गाड़ी आगे चलती रहेगी, यानी कि सर्कुम्फरेंस मोशन नहीं होगी, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल मोशन ज्यादा हो जाती है। 23 का 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द रैपिड हार्डनिंग। तो ये मैंने ऊपर भी बताया था आपको, रैपिड हार्डनिंग के लिए हम क्या करते हैं, C3S का कंटेंट इंक्रीज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, इन केस डिजाइन ऑफ एन एक्सली लोडेड शॉर्ट आरसीसी कॉलम द मीनिंग ऑफ एक्सली लोडेड रेफर टू दी। एक्सली लोडेड कॉलम का क्या मतलब है भाई, उसके अंदर इसेंट्रिसिटी नहीं है। एक्सली लोडेड का मतलब इसेंट्रिसिटी नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हो यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। एक्सली लोडेड शॉर्ट कॉलम का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। भाई कंप्रेशन कॉलम है तो कॉलम में तो कंप्रेशन ही आएगा और वो यूनिफॉर्म कंप्रेशन रहेगा। यहाँ स्ट्रेस भी हो सकता है, स्ट्रेन भी हो सकता है, एक ही चीज है भाई, स्ट्रेस होएगा तो स्ट्रेन होएगा। तो यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेन अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कैलिब्रेशन ऑफ रेक्टेंगुलर सप्रेस वियर इन ए 40 सेंटीमीटर क्रस्ट विड्थ लेबोरेटरी चैनल, discharge passing over the weir was measured volumetrically, but is the coefficient of discharge of the weir if it is was found to pass a discharge of 0.025 meter cube per second under a head of 0.1 meter। भैया आपको एक वियर दे दिया, ठीक है, और 40 मीटर तो क्या है उसकी क्रस्ट की विड्थ है, और उसके ऊपर हेड कितना है, 0.1 मीटर। तो आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होगा। तो किसी भी चीज का कोफिशिएंट बताना हो तो भाई कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय क्यू थ्योरेटिकल। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय क्यू थ्योरेटिकल। वेलोसिटी का कोफिशिएंट होगा तो क्या होगा, एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थ्योरेटिकल वेलोसिटी। अब ये रेक्टेंगुलर वियर दे रखा है, तो रेक्टेंगुलर वियर के अंदर डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज √2g L h⁻³ लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर, यानी कि 0.4 मीटर। हाइट कितनी दी हुई है, 0.1 मीटर। और डिस्चार्ज एक्चुअल में कितना, 0.025। फॉर्मूले में पुट करोगे आपका तुरंत आंसर आ जाएगा 0.67। तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, 2/3 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज √2g L h⁻³। फॉर्मूला लगाओगे तुरंत आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को क्या था, अटेम्प्ट नहीं करना था। इस वाले क्वेश्चन को क्या था, अटेम्प्ट नहीं करना था। जितने टाइम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे 3-4 दूसरे क्वेश्चन कर लोगे। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लाइम इज कॉमनली यूज इन सोयल स्टेबलाइजेशन टू इम्प्रूव द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्ले सोयल। तो इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, तो इस वाले क्वेश्चन को आप रहने दे सकते हो। वैसे लोड बियरिंग कैपेसिटी अगर हमें सोयल वगैरह की इंक्रीज करनी है तो हम कौन से वाले लाइम को यूज कर सकते हैं, भाई बढ़िया वाले लाइम को तो यूज करेंगे नहीं। इसने तो क्या दे दिया भाई, डोलोमाइट, फैट लाइम, स्लैक लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, चारों क्या बढ़िया वाले लाइम है। सोयल की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए थोड़ी लो क्वालिटी वाला लाइम हम यूज कर सकते हैं, इतने बढ़िया क्वालिटी वाले यूज करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये गलत क्वेश्चन था, इसमें सभी को फुल मार्क्स मिले हैं। अगला क्वेश्चन, The dash process is type of process mainly used to recover energy from the solid in one form or another। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है जब हम सॉलिड से एनर्जी को रिकवर कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल प्रोसेस। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे पायरोलिसिस हो गया, ठीक है, पायरोलिसिस वगैरह के अंदर हम एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं वन फॉर्म और अनदर के अंदर। तो ये वाला कौन सा प्रोसेस होता है, थर्मल प्रोसेस, नाम से भी पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ सोयल फेल इन अ ट्राईएक्सियल टेस्ट अंडर ए डेविएटर स्ट्रेस ऑफ 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हेन द कन्फाइनिंग प्रेशर वाज 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कन्फाइनिंग प्रेशर है 100 किलोन्यूटन, यानी पानी जो प्रेशर लगाने लग रहा है सैंपल पे 100 किलोन्यूटन का है। एक्स्ट्रा हमने कितना लगा दिया, 200 लगा दिया, यानी सिग्मा वन कितना हो जाएगा, 200 प्लस 100 300 का हो जाएगा, ठीक है। For the sample, if the confining pressure had been 200 kilonewton per meter square, what would be the deviator stress at the failure assuming C is equal to 0। तो जो वो है कोहेजन है सोयल का, वो 0 है। आपको फॉर्मूला पता है ट्राई एक्सियल टेस्ट में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं
सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। अब c की वैल्यू तो जीरो है, तो जो अब आगे वाला टर्म है वो जीरो हो जाएगा। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, केवल यही चीज बचेगी। तो पहली कंडीशन में फॉर्मूला रखते हैं। सिग्मा 1 हमें कितना दे रखा है भाई, 200 हमने खुद लगाया, 100 कन्फाइनिंग था यानी 300। सिग्मा 1 कितना 300, 300 इज इक्वल टू 100 10 स्क्वायर 45 प्लस थीटा/2। तो 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3/1। 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 3/1। अब दूसरे केस में चलते हैं। दूसरे केस में कन्फाइनिंग प्रेशर कितना है 200 है। कन्फाइनिंग प्रेशर दूसरे केस में कितना है 200। तो सिग्मा 1 किसके बराबर होगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। तो सिग्मा 3 कितना है 200 और 10 की वैल्यू है 3, तो 200 इंटू 3 कितना आ जाएगा 600। सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो डेविएटर स्ट्रेस यानी एक्स्ट्रा कितना लगाना पड़ रहा है हमें, 600 पे फेल होएगा। कन्फाइनिंग था 200, एक्स्ट्रा हमें कितना लगाना पड़ रहा है 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी इजी वाला क्वेश्चन ये कहेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल है तो आपको आखिरी में अटेम्प्ट करना है। हार्डली 40 सेकंड से लेके 1 मिनट में ये वाला क्वेश्चन हो सकता था। अगला क्वेश्चन, फॉर ए वेरी डीप फुटिंग इन लूज सैंड टाइप ऑफ सोयल फेलियर विल बी। तो लूज सैंड के अंदर कौन सा वाला फेलियर होता है, लूज सैंड के अंदर होता है पंचिंग शियर फेलियर। कौन सा पंचिंग। डेंस सैंड के अंदर जनरल शियर फेलियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ओजोन। तो ओजोन जो होती है हमें यूवी रेज से बचाती है, तो ओजोन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट, ओजोन इज ए पोल्यूटेंट हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग एंड नॉन पोल्यूटेंट फॉर एनिमल। भाई ओजोन गैस होती है इंसान के लिए तो पोल्यूशन है, जानवरों के लिए पोल्यूशन नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। ओजोन क्या होती है, ये पोल्यूशन है। ओजोन एक पोल्यूशन वाली गैस होती है जो ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए हार्मफुल होती है। और कौन से पोल्यूशन में आती है ओजोन, ओजोन आती है सेकेंडरी पोल्यूशन में, ओजोन आएगी सेकेंडरी एयर पोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हाई स्टीप कैम्बर इज नॉट डिजायरेबल टू। हाई स्टीप कैम्बर नॉट डिजायरेबल, भाई अच्छा नहीं माना जाता, क्यों नहीं माना जाता, ट्रांसवर्स टिल्ट एंड स्किड ऑफ द व्हीकल। कैम्बर हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बारिश का पानी है रोड के सरफेस पे ना आके इधर उधर भाई साइड की तरफ चला जाए। कैम्बर हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं, लेकिन खराब किसके लिए होता है, ट्रांसवर्स टिल्ट और स्किड ऑफ द व्हीकल। व्हीकल हमारा भाई पलट सकता है या स्किड कर सकता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स यानी कि परपेंडिकुलर, रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन, इन फॉलिंग हेड टेस्ट द इनिशियल हेड इज 100 सेंटीमीटर एंड द हेड लेवल आफ्टर द 100 सेकंड इज 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टैंड पाइप इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोयल सैंपल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द परमिएबिलिटी ऑफ सोयल सैंपल इफ द लेंथ ऑफ द सैंपल इज 20 सेंटीमीटर। भाई फॉलिंग हेड टेस्ट, फॉलिंग हेड हम किस में करते हैं, क्ले टाइप की सोयल में। और परमिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, काफी फेमस फॉर्मूला आपने याद कर रखा होगा भाई, लात करके होता है कुछ, LA/AT। एल पहले छोटे वाली ए आती है फिर बड़े वाली ए आती है, LA/AT log ऑफ H2/H1, ये वाला फॉर्मूला होता है। बस आपको वैल्यू पुट करनी थी, आपका आंसर आ जाएगा। लेंथ कितनी दे रखी है आपको सोयल सैंपल की, लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सैंपल है 20 सेंटीमीटर। छोटे वाला एरिया यानी कि पाइप का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बड़े वाला एरिया यानी कि सोयल सैंपल का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम कितना है, टाइम 100 सेकंड का। और हेड कितना चेंज हो रहा है H2 H1/H2, पहले 100 सेंटीमीटर था, बाद में कितना 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। बस वही है, बाकी ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना नहीं था 33 नंबर वाला। जिसने सोल्व करा अपना ये नुकसान करा है और किसी का नहीं करा। 34, क्योंकि भाई टाइम है जो कुछ एसएससी जेई में तो क्वेश्चन आसान आएंगे। पिछले बार भी बताया था, अब की बार भी बताने लग रहा हूँ, जो टाइम मैनेजमेंट कर गया ढंग से पेपर को करना सीख गया बस वही पास होएगा। आपने कितना पढ़ रखा है वो इतना मायने नहीं रखता, जितना मायने ये रखता पेपर को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइबर इज क्लासिफाइड एज ए सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कौन सा होता है, मैन मेड फाइबर, वो कौन सा इन ऑप्शन में से, पोलिस्टर फाइबर एक सिंथेटिक फाइबर है।
बाकी स्टील, ब्लास्ट और जूट ये सब नेचुरल हैं। अगला क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। नेचुरल आउटफ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर एट द अर्थ सरफेस इज सेड टू फॉर्म ए स्प्रिंग। भाई ग्राउंड वाटर अपने आप जमीन पे आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग, यानी कि झरना बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। इनफिल्ट्रेशन वेल इज सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। इनफिल्ट्रेशन वेल क्या? सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर, यानी जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं, वो इनफिल्ट्रेशन वेल होता है। बिल्कुल सही बात है। ए कैविटी टाइप ट्यूबवेल ड्रॉ वाटर फ्रॉम द बॉटम एज वेल एज फ्रॉम द साइड ऑफ द वेल। जो कैविटी ट्यूबवेल होता है वो बॉटम से और साइड से पानी को निकालता है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। जो कैविटी टाइप ट्यूबवेल होता है, ये आपको याद रख लेना, कैविटी टाइप ट्यूबवेल जो होता है वो केवल पानी अपने बॉटम से लेता है। कैविटी टाइप ट्यूबवेल पानी केवल बॉटम से लेता है, साइड से इसको पानी नहीं मिलता। साइड पे हम इसमें स्ट्रेनर भी प्रोवाइड नहीं करते और ना इसमें साइड से पानी आता है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट, सरफेस सोर्स ऑफ वाटर आर जनरली कंटेमिनेटेड। भाई जमीन पे जो सोर्स ऑफ वाटर है वे कंटेमिनेटेड होते हैं। भाई नदी के अंदर, झील के अंदर तो भाई पोलूटेंट वगैरह हो ही सकता है। भाई कोई आदमी नहा के चला गया नदी के अंदर, भाई जानवर नहा के चला गया या कुछ और मान लो आप, तो सरफेस सोर्स हमारा खराब हो सकता है, लेकिन जमीन वाला पानी हमेशा बढ़िया ही रहता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज द लाइमस्टोन ब्रोट फ्रॉम द क्यूरीज फर्स्ट क्रश इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो लाइमस्टोन होता है पहले उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ब्रेक करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर भी डिस्क्रिपेंसी मिली थी, तो इसके अंदर सभी स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स दिए जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, ड्राई प्रोसेस है, वेट प्रोसेस और ग्राइंडिंग है, या मोइस्ट प्रोसेस है। जो लाइमस्टोन होता है उसके तो छोटे छोटे टुकड़े आपको हर प्रोसेस के अंदर करने पड़ेंगे। अब सीमेंट बना रहे हो तो बिना उसके पत्थर के छोटे टुकड़े करे थोड़े ना सीमेंट बना दोगे आप। तो इस वजह से इसमें सभी को फुल नंबर दे दिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन हार्डन कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर सीमेंट रेशो। जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वाटर सीमेंट रेशो से। किसने बताई थी? अब्राम ने बताई थी। अब्राम ने क्या बताया था? स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है? ए अपॉन बी रेस टू द पावर एक्स। ए अपॉन बी रेस टू द पावर एक्स, यानी कि वाटर सीमेंट रेशो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब्राम लो ने बताई थी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एसफाल्ट इज बेटर सुटेबल फॉर द सरफेस सीलिंग एंड डस्ट कंट्रोल इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो कौन से टाइप का एसफाल्ट होता है सरफेस सीलिंग और डस्ट कंट्रोल के अंदर बढ़िया होता है? तो होता है इमल्जन एसफाल्ट। कौन सा? इमल्जन एसफाल्ट। इसका क्या इमल्जन क्या होता है? इमल्जन होता है भाई कोई सॉलिड पार्टिकल होता है, उसके बारीक बारीक टुकड़े करके आपने उसको सस्पेंशन के अंदर वो कर रखा है, क्रिएट कर रखा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्जन। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? इमल्जन एस्फाल्ट ये किसके लिए होता है? सरफेस को सील करने के अंदर और डस्ट कंट्रोल करने के लिए ये हेल्पफुल होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। बाकी आज जो हमने क्वेश्चन करे ज्यादातर आसानी थे। एक या दो क्वेश्चन हम कह सकते हैं भाई थोड़े मुश्किल होंगे, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन आसानी थे। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। ये सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। चाहे हरियाणा जेई हो, राजस्थान जेई हो, यूपी जेई हो, बिहार जेई हो, उत्तराखंड जेई हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो, इनमें किसी भी स्टेट का, एसएससी जेई हो, रेलवे जेई हो, तो हर जगह काम आना है आपको। ठीक है, तो इसको अच्छे से करो और भाई अपना पढ़ते रहो और बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एग्जाम। थैंक यू।